हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई कांग्रेस करती है मुस्लिम तुष्टीकरण, रियलिटी ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है? क्या कांग्रेस सत्ता में आने पर आपकी दौलत छीन लेगी? क्या आपके पिता की मृत्यु के बाद उनकी आधी दौलत वो खुद रख लेगी? वेल, बीजेपी की माने तो पिछले दिनों आए कांग्रेस के मैनिफेस्टो, उसके बाद आए राहुल गांधी के बयान, पर वो आएगी नहीं। ऐसा लगता है कि लोगों से उसका पैसा लेकर एक खास वर्ग में बांटा जा सकता है। वो वर्ग जिसके लिए देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2006 में कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक उनका है। The Muslim minority are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim. Why first claim? बीजेपी का कहना है कि पाकिस्तान किस लिए बना था फिर? वोटर बैंक है। वो जनता से न्याय करने के नाम पर पहले सर्वे करवा कर उनसे उनकी दौलत छीनेगी और फिर न्याय करने के नाम पर उसे मुसलमानों में बांट देगी। इतना ही नहीं, वो ओबीसी के कोटे में मुसलमानों को आरक्षण भी दे सकती है, जैसा कि वो कई राज्यों में पहले कर चुकी है। इन तमाम बातों से आम आदमी के मन में डर पैदा हो गया कि क्या सच में अपनी वोट बैंक की सियासत के लिए कांग्रेस सरकार हमारी दौलत छीन लेगी और वो दौलत उनसे छीनकर उन लोगों में बांट देगी जो उसकी नजर में देश के संसाधनों पर पहले हक के दावेदार हैं। किस नाम से पहले हकदार हैं? या फिर बीजेपी अपने फायदे के लिए इन बातों को घुमा फिरा कर ऐसे पेश कर रही है? तो आइए आज इसी मुद्दे से जुड़े हर एक पहलू की बात करेंगे। सिर्फ और सिर्फ अरे हिस्ट्री देख लो, कांग्रेस ने की है लफड़े, जोड़ा या घटाया नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक। वो क्या है इनका वागा वाजा करके कुछ नाम था ना यार, वो नाम ही भूल जाते जिसका पता किया था, जिसमें इनको पूरा हक दिया हुआ था, प्लेस ऑफ वर्शिप का कुछ किया हुआ था, एक्ट और वो सब। क्रिकेट हो या और भी कोई स्पोर्ट्स, क्रिप्टो करेंसी हो या और एक डब्ल्यू से था, आप लोगों ने कमेंट में भी बोला था, मैं उसका नाम ही भूल जाती हूँ। प्रोबो ऐप पर आप अपना जवाब देकर ढेरों प्राइजेस जीत सकते हैं। जैसे एक सवाल आपको वहां पर मिलेगा प्रोबो ऐप पर, क्योंकि आईपीएल चल रहा है, क्या आज लखनऊ राजस्थान के सामने जीतेगा? क्या 28 तारीख यानी कल गुजरात बेंगलुरु के सामने जीतेगा? सिर्फ हाँ या ना में आईपीएल के आसान से सवालों के जवाब देकर जीतिए लाखों रुपए, मर्सिडीज और महिंद्रा थार और भी प्राइस। टेंपल्स को कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, ड्रॉ भी कर सकते हो। सारा कुछ पैसा। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों बात करते हैं उस बड़े मुद्दे पर जिसके बारे में पूरे देश में चर्चा होगी। क्या कांग्रेस सच में सत्ता में आने पर हर किसी का आर्थिक सर्वे करवाएगी और जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे उसे छीन लेगी? तो आइए उन तमाम चीजों को एक एक करके समझते हैं। 5 अप्रैल को जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ तो एक हल्के में बवाल मच गया। इसमें कई ऐसी बातें लिखी थी जिसके बाद बहुत सारे लोग कांग्रेस मैनिफेस्टो की तुलना मुस्लिम लीग से करने लगे। वही तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एक जगह लिखा था, अगर हम सत्ता में आए तो लोगों का जाति और उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर एक नेशन वाइड सर्वे करवाएंगे। फिर इस जनगणना के बाद हमें जो डेटा मिलेगा उसके बाद हम लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, आप चाहें तो लाइंस रीड कर सकते हैं। लेकिन मैनिफेस्टो रिलीज होने के अगले ही दिन राहुल गांधी तेलंगाना में एक रैली में भाषण देते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो व्यक्तियों और संस्थाओं का आर्थिक सर्वे होगा। इससे पता लगाया जाएगा कि देश के अधिकतर संपत्ति अपनी तो वैल्थ कर लो पहले। इसके बाद हम लोगों को न्याय दिलाने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया क्यों भाई? कहाँ से आ रहा है 1 लाख रुपया? मेहनती लोगों से काम करने की जरूरत नहीं है। ऐसे 1 लाख खर्च करेंगे। सभी पॉवर्टी लेवल के नीचे आ रहे हैं, काम ही नहीं करना पड़ता। मैं भी छोड़ के बैठ जाऊंगी, पॉवर्टी लेवल के नीचे आ जाऊं, पैसा फ्री में आता है। और अगले ही सेंटेंस में जब उन्होंने ये कहा कि लोगों को न्याय दिलाने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाएंगे तो इससे बहुत सारे लोग घबरा गए। इससे लोगों को शक हुआ कि भैया आप लोगों के इरादे क्या है? कहीं आप पैसों वालों की प्रॉपर्टी छीनकर गरीबों में बांटने की बात तो नहीं करेंगे? टैक्सेस ऐसे लोगों में जिन्हें आप गरीब समझते हैं। हेलो, अभी मतलब अपने आप को देंगे। कम नहीं हुई थी कि सैम पित्रोड़ा का बयान आ गया। उन्होंने एक तरह से सुझाव दे दिया कि अमेरिका में अमीर आदमी के मरने पर जैसे उसकी 55% प्रॉपर्टी सरकार रख लेती है और 45% उसके घर वालों को दे दी जाती है, वैसा भारत में भी किया जा सकता है। अमेरिका कौन सा अमेरिका में? हमने तो नहीं सुना ये। So if let's say one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. अच्छा, 55% is grabbed by देखना पड़ेगा यार ये। That's an interesting law. नहीं, बहुत It रिच says, लोगों के लिए, not for regular people. You in your generation made wealth. You are leaving now. बिल गेट्स You के must साथ leave ये your होगा। wealth for public.
अब बीजेपी का कहना है this is कि wrong, ये right? कोई बनने से पहले ही इत्तेफाक करके है चले जाओ। कि पहले कांग्रेस की घोषणा पत्र में लोगों का आर्थिक सर्वे करवाने की बात की, फिर राहुल गांधी ने गरीबों से न्याय करने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाने की बात की, और फिर सैम पित्रोड़ा विरासत कानून बनाकर अमीरों से उनकी आधी दौलत छीनने की बात करने लगे। अब कुछ लोग सवाल करेंगे कि भाई राहुल गांधी ने तुम अमेरिका के चमचे बनो, उनको देख के बस करो, अपना दिमाग मत मुसलमानों का जिक्र तो नहीं किया। यहीं से अगला सवाल खड़ा होता है बॉस कि कांग्रेस पार्टी जरूरतमंद मानती किसे? अपने आप को। बीजेपी वालों का कहना है कि घोटाला 2006 में करेगी मनमोहन फिर। सिंह जब पहले ही कह चुके हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, तो ये बताने की जरूरत ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी किसे सबसे ज्यादा जरूरतमंद मानती है। इतना ही नहीं, चाहे सच्चर कमेटी हो या रंगनाथ मिश्रा कमेटी, अगर कांग्रेस राज में बार बार आई रिपोर्ट्स में साबित करने की कोशिश करती रही है कि मुसलमानों की स्थिति SC/ST से भी खराब है, रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने तो OBC कोटे में से 10% आरक्षण मुसलमानों को देने तक की बात की थी। और ऐसा नहीं है कि ये कोई हवाई बात है, कांग्रेस इससे पहले आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण दे चुकी है। हाल ही में कर्नाटक में भी OBC के अंदर के अलग 2B कैटेगरी बनाकर कांग्रेस सरकार ने वहां भी मुसलमानों को आरक्षण दिया है। हालांकि ये सारे आरक्षण किसी न किसी वजह से कानूनी पचड़ों में पड़ते रहे, लेकिन इतना तय है कि जिस मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के लिए कांग्रेस नेता राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते, राहुल गांधी को चुनाव भी लड़ना होता है तो वायनाड की उस सीट से चुनाव लड़ते जहां 40% मुस्लिम है। जिन मुसलमानों को लुभाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने शाहबानों को 200 रुपए पेंशन देने तक से इनकार कर दिया, उसी कांग्रेस को कल को मुसलमानों के अगर वोट चाहिए होंगे तो क्या वो उन्हें OBC आरक्षण में हिस्सा नहीं देगी? वो ऐसा करेगी या नहीं, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। ऊपर बताए गए एग्जाम्पल से साफ है कि कांग्रेस की जरूरतमंद की डेफिनेशन में वो एक खास वर्ग को रखती है, और ऐसा नहीं है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए उस खास सेगमेंट के अपीजमेंट का ही कोई पहला मामला है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो आपको ऐसे ढेरों मामले मिल जाएंगे। जिन शाहबानो केस का मैंने ऊपर जिक्र किया, उसी केस में खास वर्ग को खुश करने के लिए राजीव गांधी की सरकार ने संसद में कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही पलट दिया था। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पति को उसे तलाक के बाद कुछ 100 रुपए गुजारा भत्ता देने को कहा था, मगर इस्लामिक कट्टरपंथियों के दबाव में उस वक्त की राजीव सरकार ने संसद में कानून लाकर शाहबानो को वो कुछ 100 रुपए भी नहीं मिलने दिए। यही कांग्रेस पार्टी थी जिससे जुड़े वकीलों ने अदालत में भगवान राम के वजूद पर ही सवाल उठाया था, जो सालों तक मंदिर आंदोलन का विरोध करती रही और जिसके नेता प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भाग लेने भी नहीं गए। लोग ये भी सवाल करते हैं कि क्या वजह है कि नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी, राजीव जी और राहुल गांधी तक सभी बाबर की मजार पर तो गए, मगर गांधी परिवार का एक भी सदस्य आज तक राम जन्मभूमि दर्शन करने नहीं गया। और तो और राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा थी तब भी गांधी परिवार के सदस्य ये बोलकर नहीं वैसे गए भी भगवान कि जी मोदी पापियों को राजनीति बुलवाना भी नहीं हम अपने चाहते। हिसाब से चले जाएंगे। मगर ये भी सच है कि प्राण प्रतिष्ठा के 3 महीने बाद भी अभी तक गांधी परिवार का एक भी सदस्य वहां नहीं गया। मतलब जिन राम मंदिर के दर्शन करने दूसरे देशों के राजदूत और IPL में खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी तक चले गए, उसी राम मंदिर के दर्शन करने की जरूरत अभी तक गांधी परिवार के किसी भी मेंबर ने नहीं समझी। इसीलिए ना मंदिर में भगवान के नाम पे भी पॉलिटिक्स, लाइन में लग के खास वर्ग का हमारा आएंगे लाइन में। नाराज हो जाएगा। राम को के निमंत्रण को ठुकराने का मतलब है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अपमान करना। बिल्कुल। राम के निमंत्रण को ठुकराने का मतलब है कि भारत की अस्मिता और अस्तित्व को चुनौती देना। राम मंदिर की इनको हम बोलेंगे तुम हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए बनोगे कम समेत सैकड़ों मंदिरों को फिर से हासिल किया जाए, जिन्हें बाद में मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। मगर ये वही कांग्रेस थी जिसने 1992 में पूजा स्थल अधिनियम लाकर इस बात पर रोक लगाई, जिसके चलते कानूनी तौर पर 1947 से पहले वजूद में आए किसी भी धार्मिक स्थल को किसी दूसरे धार्मिक स्थल में नहीं बदला जा सकता, फिर चाहे वो धार्मिक स्थल खुद किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर ही क्यों न बनाया गया। इसी तरह 2007 में राम सेतु का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने तक एक तरह से उसे काल्पनिक बताकर भगवान राम के वजूद पर ही सवाल खड़े किए गए। पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों में सालों पहले इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म होने और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कानून के बावजूद सालों तक कांग्रेस की सरकारों ने इसे भारत में बनाए रखा। कांग्रेस को तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप इसलिए भी लगता है क्योंकि जब भी वो लोगों को न्याय दिलाने की बात करती है तो इसमें धर्म और जाति को ले आती है। 2004 से लेकर 14 तक कांग्रेस के 3 घोषणा पत्रों पर अगर नजर डालें तो उसमें मुसलमानों को पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण देने की बात साफ तौर पर लिखी गई है। अरे भाई, अगर आप लोगों को इंसाफ दिलाने की इतनी परवाह है तो आप गरीबों की बात करो। जब भी बात करते हो तो उसमें जातियों या एक खास कौम को क्यों ले आते हो? इसका मतलब यही है ना कि आपको इन लोगों को इंसाफ दिलाने के नाम पर अपनी सियासत चमकानी। थोड़ा और गहराई में जाए तो मंडल कमीशन ने मुसलमानों को सैयद, शेख, पठान और मुगल जैसी जातियों को पिछड़ा नहीं माना था, मगर कांग्रेस सरकारों ने इन जातियों को भी आरक्षण देकर आरक्षण की ही मूल भावना की धज्जियां उड़ा दी। मुसलमानों में संपन्न जातियां मानी भी आरक्षण दिया जाएगा तो जो सच में पिछड़ी जातियां हैं वो नौकरियों में इनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? तो कुछ आरक्षण है OBC के लिए। मैं तो आरक्षण के अगेंस्ट हूं, मैं तो बहुत अगेंस्ट हूं। उसके अंदर में मुस्लिम कम्युनिटी मेहनत करो, आगे बढ़ो, दिखाओ कि तुम में कैलिबर है। ये होते हुए भी और भी कर्नाटक गवर्नमेंट ने 4% ऑल मुस्लिम पूरे को उन्हें आरक्षण देके 4% और बढ़ा दिया है।
इसके अलावा हिंदू कोड बिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड और विशेष विवाह अधिनियम जैसे बीसियों एग्जाम्पल्स हैं जो कांग्रेस पर लगे तुष्टीकरण की राजनीति के आरोपों को मजबूती देते हैं। अब आप मुझसे पूछे तो मैं यही कहूंगा भाई कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप करो जो आपको करना है, मगर फिर आप राजनीति में हाई मॉरल ग्राउंड लेने की कोशिश मत करो। ये मत कहो कि फलाना तो हिंदुत्व की राजनीति करता है। भैया आपको अगर जाति की राजनीति सूट करती है, माइनॉरिटी अपीसमेंट की राजनीति सूट करती है, तो हो सकता है सामने वाले को हिंदुत्व की राजनीति नहीं, सूट बहुत करती है। दबाए रही हिंदुओं बात को, देश को बांटने या बहुत। जोड़ने की, तो भैया अगर कोई धर्म की राजनीति कर रहा है तो कम से कम वो उस धर्म के लोगों को मेजॉरिटी के आपस में साथ जोड़ो। नाइंसाफियां आप हो तो रही जाति हैं। की बात करके उस धर्म के लोगों को ही जातियों के नाम पर आपस में लड़वा रहे हो। देश को मजबूत करना तो दूर, ऐसा करके आप तो धर्म को भी कमजोर कर रहे हो। अगर हम धार्मिक एंगल छोड़ भी दें ये तो भी खा राहुल जाएंगे गांधी देश या को। कांग्रेस का बार बार ये कहना कि हम लोगों और संस्थाओं का आर्थिक सर्वे करवाएंगे और देखेंगे कि किसके पास देश बड़े की कितनी सर्वे दौलत करना है, है, तुम्हारा ये बात सर्वे होएगा सरासर अभी तो, गलत रुको है। जाओ। अगर आप मोदी जी को अमीरों से आने दो। उनकी दौलत छीनकर गरीबों को दे देंगे कम्युनिज्म तो आ आपका जाएगा, वही कंट्री हाल डूब होगा जो जाएगी। वेनेजुएला और जिम्बाब्वे जैसे देशों का हुआ। अगर आप कंट्री अमीर से डिस्ट्रॉय उसका हो पैसा जाएगी। गरीब को दे देंगे तो अमीर आदमी की क्या मजबूरी है, वो भी काम करना बंद कर पैसा देगा। कमाए। उसी तरह अगर गरीब आदमी को बैठे बिठाए पैसा मिलेगा तो उसकी क्या मजबूरी है कि वो मेहनत करे। वही तो। सोशलिस्ट चीन और रशिया में ये आइडिया कब के फ्लॉप हो चुके हैं। अगर सरकार गरीबों की मदद करना चाहती है तो उसका ये तरीका नहीं है कि उसे किसी और से लेकर पैसे देते। सरकारें गरीबों को सब्सिडी देकर, उनके वेलफेयर के लिए स्कीमें चलाकर, उन्हें शिक्षित करके ये सब काम कर एजुकेशन दो सकती है। बस, अच्छी एजुकेशन और दो, जैसे कि तो आपने फिर कहा जाओ। कि ये जरूरी नहीं कि आप गरीबों को बैठे बिठाए पैसा देकर ही उनकी मदद कर सकते हैं, या गरीबों की मदद करने के नाम पर आप हमेशा अमीरों को ही पैसा कमाने के लिए सजा दें। अगर जॉब 50 बनाओ। करोड़ से ऊपर लोगों का जनधन में खाता खुलता पढ़ाई है, तो लिखाई क्या वो कराओ गरीबों का उनको भला नहीं ताकि है? इन खातों नौकरियां में मिले। डायरेक्ट सब्सिडी के पैसे आने से वो भ्रष्टाचार से बचते हैं, तो क्या इससे उन गरीबों का फायदा नहीं होता? 11 करोड़ शौचालय बनने से हर परिवार का सालाना बीमारी पर खर्च होने वाला 50,000 रुपया बचता है, तो क्या ये उनकी मदद नहीं है? 80 करोड़ लोगों को 3 साल से मुफ्त अनाज मिल रहा है, तो क्या ये अपने लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश नहीं है? 50 करोड़ लोग आयुष्मान योजना के चलते मुफ्त इलाज करवा रहे हैं, तो क्या ये उनकी आर्थिक मदद नहीं है क्या? 16 करोड़ घरों में नल पहुंच गया है, अब महिलाओं को पानी के लिए मीलों जाना नहीं पड़ता, तो क्या ये उनकी सहायता नहीं है? उज्ज्वला योजना से जो 10 करोड़ कनेक्शन दिए गए, क्या ये हमारी माओ और बहनों को धुएं से बचाकर उनकी जिंदगी बेहतर करने की कोशिश नहीं है क्या? और ये ऐसे आंकड़े जो पब्लिक फोरम में मौजूद हैं, किसी भी पार्टी के आप समर्थक हो, इसका खंडन नहीं कर सकते। एक बात का ख्याल रखिए बॉस, भारत 140 करोड़ लोगों का देश है। इस 140 करोड़ आबादी में महज 2 करोड़ लोग इनकम टैक्स भरते हैं। जीएसटी और बाकी दुख की टैक्स बात कलेक्ट है। करने के बावजूद सरकार के पास आने वाला पैसा बहुत लिमिटेड होता है। लेकिन एक डेवलपिंग देश होने के नाते उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है। इतनी कम आमदनी में संभव ही नहीं है कि सरकार हर किसी को रोजगार दे पाए, देश में एक भी गरीब आदमी ना हो। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि 2-2, 3-3 करोड़ की आबादी वाले देश भी अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं, वहां भी गरीबी है, तो उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि हमारी हालत सबसे खराब है। देखिए, करने को तो बहुत काम है, मगर बड़ी बात यह है कि क्या हम लगातार ऊपर जा रहे हैं या नहीं, और उसकी जानकारी आप खुद डेटा से जुटा सकते हैं, सब कुछ ओपन फोरम में। मगर गरीबों के नाम पर देश को जाति और धर्म के नाम पर बांटना, किसी एक खास सेक्शन का वोट लेने के लिए दूसरों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट धमकाना, मेजॉरिटी की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के बजाय देश में ऐसा न चलने की धमकी देना, हिंदुओं की भावनाओं का हर बार अपमान करना, ये सब सरासर गलत है और हिंदुओं का ये अपमान अब रुकना चाहिए। आखिर में एक सबसे जरूरी बात मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि दुनिया के किसी भी नेता की ये हैसियत नहीं होती कि वो आम आदमी को बेवकूफ बना सके। नेता और सरकारें चाहे कुछ भी बोलें या कहें, आखिर में आम आदमी अपने एक्सपीरियंस के आधार पर फैसला लेता है, अपने अनुभव के आधार पर सोचता है। ऐसा नहीं है कि सरकार कह रही है कि हमने गरीबों के लिए घर बनवा कर दिया, उसे टॉयलेट दिए, उनके घर पे चूल्हा पहुंचाया, मगर गरीब को इनमें से कुछ भी नहीं मिला और वो फिर भी सरकार को वोट दे रहा है। क्या इस देश का आदमी इतना बेवकूफ और इतना गधा है? अब तो यही पता चलेगा, मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ कि इस इलेक्शन में अब पता चलेगा कितना समझदार एक आम हिंदुस्तानी इससे ये पता लग है। गया अगर कांग्रेस आएगी तो देश को डेफिनेटली गारंटेड डुबा देगी। मैंने तो पहले ही बोला है, रोकते रहना। उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि अगर कांग्रेस को लेके आते हो, कांग्रेस जीत जाती है तो आपका देश उसी वक्त से डूबना शुरू हो जाएगा, डुबा दो देश तबाह को, हो जाएगा। कांग्रेस को वोट दो, डुबा दो भैया। फिर हम पूछेंगे कि बिल्कुल बोलो, जैसे बोला वो था कर ना? रहे हैं, जो इनके चल रहे हैं सिस्टम, जो बोल रहे हैं कि इस तरफ से वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट अरे कर देंगे, जिसने they will इतने destroy साल the country। इतने साल तक कांग्रेस जब आई थी तब कुछ नहीं किया, साफ सबूत है। चाइना के टक्कर पे क्यों नहीं अभी हम खड़े, वो ये है, बताओ उसका जवाब। बिल्कुल। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस कांग्रेस से अब इस टाइम में? मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि मोदी जी को कितने वोट से जिताया जाता है। क्यों? मेरे को ये देखना है कि कितने लोग समझदार हैं। मोदी जी तो 400 पार कहते हैं, मेरी एक्सपेक्टेशन तो है कि हर एक हिंदुस्तानी में इतनी समझ बूझ होनी चाहिए, इतनी अक्ल होनी चाहिए
कि वो 400 पार नहीं, उससे भी हाई होना चाहिए। मैं तो वो टेस्ट कर रही हूँ सोशल इस बार। मीडिया में इतनी इंफॉर्मेशन जा रही है, उससे लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि किसको नहीं वोट यार, करना पर बहुत लोग पागल हैं। कमेंट सेक्शन में जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो डुबा दो। मुझे दिख जाता है पाकिस्तानियों के साथ जितना वो प्यार लोगों का दिख रहा डुबा है, दो। वो है उनकी व्यूज जा रहे हैं, उससे मुझे दिख रहा है कि हमारे हिंदुस्तान में कितने पागल भी भरे पड़े हैं। अब और टेस्ट हो जाएगा इस इलेक्शन में, पता अगर चल जाएगा हाई कि मेजोरिटी majority क्या है, पता हाई चल जाएगा। मेजोरिटी से अगर मोदी जी को नहीं जिताया, मैं तो ये इनको कह रही हूँ, मैंने को मोदी जी आएंगे तो सही, पर मुझे ये देखना है कितनी मेजोरिटी से आते हैं, कि कितना समझदार हमारा इंडिया है। Correct. तो वो टेस्ट हो रहा है आज इस बारी के इलेक्शन में। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।